नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच जिले में आज से स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। दोपहर 12:30 तक ही लगेंगे स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। मिर्ची बाबा आचार्य महामंडलेश्वर 1008 स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज पहुंचे मंदसौर। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता रहे मौजूद। चुनर यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 251 मीटर चुनर भादवा माता को ओढ़ाई। सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। दरोदा में बैंकों व एटीएम में नहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 बने, इसके लिए शहर के 40 ही वार्ड में नगरपालिका सीएमओ ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं जो शहर की साफ सफाई को पहले से और बेहतर करवा सके। ये सब इसलिए हो रहा है कि शहर की स्वच्छता को जांचने के लिए एक टीम जल्द ही शहर में आने वाली है जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शहर में स्वच्छता में कौन से पायदान पर रहेगा ये तय करेगी। मंदसौर शहर कब बनेगा नंबर 1? हर साल मेरा शहर स्वच्छता में पिछड़ता जा रहा है। आखिर मेरा शहर नंबर 1 क्यों नहीं बन पा रहा है? इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मेरा शहर नंबर 1 बने, ऐसे प्रयास आप और हम मिलकर करें, तभी शहर नंबर 1 बनेगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष मेरा शहर नंबर 1 बनने से वंचित रह जाता है। आखिर इतना प्रयास करने के बाद भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं? आगामी दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए शहर की स्वच्छता को जांचने टीम आने वाली है। इसके पूर्व ही नगरपालिका ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जहां शहर के 40 ही वार्डों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन क्षेत्रों की साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा नोडल अधिकारी को दिया गया है। किंतु शहर को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले नगर पालिका की नहीं है। इसके लिए आप और हम सबको मिलकर शहर को नंबर 1 बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा शहर नंबर 1 बन पाएगा। हम लोग तो अपनी मेहनत बराबर यथावत कर ही रहे हैं। नगर पालिका का प्रयास पूरा चल रहा है। हमारे साथ में ऑफिस के लोग जो नोडल अधिकारी बना के छोड़े हैं ये भी मेहनत कर रहे हैं। पर थोड़ा सा हमारे को मदारपुर की जनता से और आम नागरिक से कहना है कि आपके इस पवित्र त्यौहार पे रमज़ान महीने में आप लोग भी हमारा सहयोग करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी सफाई दे सकें और आप इस बीमारी से वंचित हो सकें। यहाँ की जनता का हमारे को साथ मिल नहीं रहा है। कल हमने दिन भर कोशिश करके फिर मेहनत करके नाला निकलाया और फिर आज आके देखा तो इन लोगों ने फिर बाल्टियाँ भर भर के यहाँ जितने भी खुले नाले हैं आम पब्लिक पूरा नाले में डाल रही है और नालियों में डाल रही है। हम सफाई पूरी कर रहे हैं। सफाई करने के बाद में घंटे में घूम के देख लेना आप तो पूरा मदारपुरा ऐसे लगेगा कि 2-4 महीने से सफाई नहीं हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा अपना परिचय दीजिए, इंसान का परिचय, क्योंकि मैं ये लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो इनकी मेहनत को अपन सफल बनाएं ताकि आने वाली स्वच्छता टीम अपने को अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। स्वच्छता के अंतर्गत सीएमओ साहब ने जो है सभी कर्मचारियों को हमारे जो है नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करी है और नोडल अधिकारियों को सभी को निर्देश दिए कि अपने नगर के सभी चौराहे और सभी रोड जो है साफ़ सफाई रहे। नाले जो है नालों की सफाई भी जो है प्रॉपर हो। और वैसे हमारे कर्मचारी कर ही रहे हैं, मगर हमको एक सुपरविज़न के लिए सर ने लगाया है ताकि स्वच्छता की टीम भी आए तो नगर साफ स्वच्छ और सुंदर दिखे। बढ़ती महंगाई को लेकर जिला पुलिस लाइन में शुक्रवार को पुलिस ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आई। इस दौरान एसपी अनुराग सुजानिया सहित अधिकारी मौजूद रहे। यह सब पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान बलवा रिहर्सल के माध्यम से पुलिस द्वारा किया गया। शुक्रवार की सुबह पुलिस लाइन में पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों की आवाज सुनकर पुलिस लाइन से गुजरने वाले आमजन ये देखकर हैरान थे कि आखिर पुलिस ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन क्यों कर रही है और पुलिस ही पुलिस पर लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़कर अपने पुलिस भाई पर बंदूक से फायर भी कर रही है। जिसने भी देखा वो हैरान था कि आखिर पुलिस ही पुलिस के खिलाफ क्यों है। तो हम आपको बताते हैं कि ये सब पुलिस की मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसमें बलवा रिहर्सल के दौरान किया गया कि भविष्य में अगर बड़े आंदोलन या कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस को इन सब से कैसे निपटना है, जिसकी रिहर्सल की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग पार्टी बनाई, जिसमें एक तरफ पुलिस पार्टी तो दूसरी तरफ बलवाई थे। जहां पुलिस की बलवाई पार्टी नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही थी तो वहीं पुलिस पार्टी ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई व आंसू गैस छोड़ी। फिर भी नहीं माने तो फायर तक किया गया। ये सब मॉक ड्रिल के दौरान बलवा रिहर्सल का एक हिस्सा था। तरीके से चलेंगे, आपको कोई हक नहीं है मन से चलाने का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास अधिकारी रहेंगे, वही आदेशित करेंगे, तभी गोली चलेगी। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आप देखिए, आप सब लोग आज बच समय करना होता है आप लोगों को। ये इधर वाले फर्जी बलवाई भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग पुलिस वाले हैं तो ध्यान रखिए इस चीज पे, पूरे उस मोड में मत चले जाओ आंदोलनकारी वाले। तो अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसी घटना होती है जहाँ पे आपको लाठीचार्ज करना पड़े या कहीं पथराव हो, अपना साथ हमें कुछ चोट लग जाए तो हमारा साथी हमें घसीट के उठा के ले जाए या फिर जाके रिपोर्ट कर दे कि इंजर्ड हो गया है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसको लेके आए। आप वो वाली पार्टी का है। पुलिस ने अपने घेरे में कवर कर लिया है और पुलिस एम्बुलेंस पार्टी यहाँ तक आ गई है, जो कि नहीं आना चाहिए थी एम्बुलेंस पार्टी यहाँ तक। छोड़ दो हो गया। आपका मसला गैर कानूनी करार दिया गया है, तितर बितर हो जाइए, अन्यथा कल प्रयोग किया जाएगा तो कार्रवाई होगा। भाइयों, आपका मजमा अवैध घोषित किया गया है। हेलो, एडवांस करिए, एडवांस। देखिए, वैसे तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कभी मंदसौर शहर में दंगा ना हो, बट अगर हो जाता है तो हमारी पुलिस जो मंदसौर पुलिस से पूरी तरीके से तैयार है। आज उसी संदर्भ में इन सभी लोगों की एक मॉक ड्रिल रखी गई थी बलवा को लेके, जिसमें कि एक तरफ बलवाई थे और एक तरफ हमारी पुलिस पार्टी थी। तो किस तरीके से हमें कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी तरीक़ों से जो बलवा रहता है उसको तितर बितर करना और जो भी सिचुएशन है उस पर कंट्रोल पाने के लिए इन सभी को ड्रिल दी गई थी, जिसमें पूरी लाठी डंडा पार्टी भी थी, हमारी शील्ड पार्टी भी थी, प्लस उसके बाद हमारी शेल पार्टी भी थी और फायरिंग पार्टी भी थी। सभी का डेमोन्स्ट्रेशन इनको दिया गया, यानी इसी के द्वारा कार्रवाई कराई गई कि जाके कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको कैसे इवैक्यूएशन वगैरह कराना है। उस संदर्भ में इनको आज मॉक ड्रिल कराई गई थी और उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारीगण कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न अगर होती है तो उसे सफलतापूर्वक डील कर लें। शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री के नाम विधायक मंदसौर को एक ज्ञापन दिया व जल्द से जल्द मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। मंदसौर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा विधायक के निवास स्थान पर जाकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना व मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करवाया जाए। उक्त खाद्यान्न अलग अलग वितरण करने में उपभोक्ताओं व सेल्समैनों का अधिक श्रम व समय खर्च होता है, तो वहीं उचित मूल्य के दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में उचित मूल्य के दुकानदारों का कमीशन 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक दिया जाता है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सिर्फ 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दुकानदारों को दिया जा रहा है। तो वहीं अन्य प्रदेशों में उचित मूल्य के दुकानदारों का मानदेय 16,000 से 25,000 तक है। यह मध्य प्रदेश में भी किया जाए। इन्हीं मांग के साथ ही अन्य 7 मांगे और हैं, जिसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। एक तो हमारा वेतन कम मिल रहा है, मात्र 9,000 रुपये वेतन मिल रहा है, उसमें से 7,000 रुपये तुलावटी को दे देते हैं। तुलावटी का वेतन शासन को अलग से देना चाहिए। कमीशन बहुत कम मिल रहा है और एक घटती का प्रावधान होना चाहिए। 100 कुंटल गेहूँ इकट्ठे आते हैं और अलग अलग वितरण करने में, रिटेल में वितरण करने में उसमें घटती बैठती है, चूहे खा जाते हैं
और एक ये प्रधानमंत्री और जो प्राथमिक परिवार का गेहूँ ये 7 वितरण किया जाए ताकि भंडारण की समस्या नहीं है। वो 7 वितरण हो जाएंगे, दुकानें खाली हो जाएगी, अगले माह का एडवांस कोटा आता है तो, और उपभोक्ताओं को बार बार लाइन में नहीं लगना पड़े। एक बार में बढ़ जाए, 15 तारीख बाद फिर अंगूठा लगा के वितरण करना, 1 से 15 तक अलग से वितरण करना, तो 2 बार नहीं हो कि एक बार ही वितरित हो जाए, उपभोक्ता भी परेशान नहीं हो और हम भी परेशान नहीं हो। और वेतन और कमीशन बहुत बढ़ाना चाहिए, बहुत परेशानी आ रही है, व्यवहारिक कठिनाई है बहुत है। उन्होंने कहा मैं आगे बात करूँगा शासन प्रशासन से और आपकी मांगें पूरी करूँगा। हमने एक तो हमारे दुकानों कमीशन के मामले में दिया है, दूसरे राज्यों में कमीशन 200 रुपये कुंटल है और अपने यहाँ कम मिल रहा है 70 रुपये कुंटल। तो एक तो उसके लिए दिया और दुकानों में दोनों मतलब पीएम योजना और मुख्यमंत्री योजना दोनों खाद्यान्न एक साथ वितरण किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को डबल बार नहीं आना पड़े और उपभोक्ता को सुविधा मिलती रहे। शहर के मुक्तिधाम स्थित शिवना नदी के किनारे शिवराज सरकार को सद्बुद्धि के लिए मिर्ची बाबा ने प्रार्थना की। इस दौरान शिवना नदी की अनदेखी को लेकर भी मिर्ची बाबा ने चिंता जताई व शिवना मैया को चुनर उड़ाई गई। इस दौरान मिर्ची बाबा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मंदसौर दौरे पर आए परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर 1008 स्वामी वैराग्यानंद जी गिरी महाराज, जिसे मिर्ची बाबा के नाम से जाना जाता है, आज दोपहर को शिवना मैया की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए छोटी पुलिया शमशान घाट के पास शिवराज सरकार को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की, तो वहीं मिर्ची बाबा ने शिवना मैया को चुनरी भी उड़ाई। इस दौरान मिर्ची बाबा के साथ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये शिवना मोक्षदायिनी है जिसमें कई नाले गुलरमूत छोड़े जा रहे हैं। आज वरिष्ठ नेता ज्योतिराज सिंधिया को कहता हूं कि जनता का प्रतिनिधित्व करो, करके देखो। मैं तो आचमनी भी कर रहा हूं, आप आचमनी करके देखें कि आचमनी करने लायक पानी है। जो झूठ मूठ का स्वच्छता का डंका पीट रहे हो भारत के सामने, नदियां हैं उनका नाम बदलने का काम कर रहे हो। अरे विद्रोही हो, अरे नरभक्षियों, भूख से तड़प के मर रही है कि मंदसौर मत आइए बाबा जी। भारत का सन्यासी पूरे भारत में जाने की ताकत रखता है और अभी पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाऊंगा, जो कि आज मुझे रोका गया है। एक भारत के संतों को पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। अभी दर्शन करने जाऊंगा, ये शिवना की शुद्धि के लिए सब लोग हाथ उठाओ कि हम इसकी शुद्धि। लेकिन भारत का एक महात्मा न कभी डरा है न कभी डरेगा। और जिला प्रशासन को भी बताओ, केस लगाना है तो मुझ पर लगाओ, क्योंकि मंदसौर दर्शन के लिए तुम मुझे रोक रहे हो। गौसा मैया की जय, बोलो शिवना मैया की जय। नारियल पाप करे शिवराज माफ क्यों करे महाराज, पाप करे शिवराज माफ क्यों करे महाराज। जय हिंद, जय भारत। पूजा याचना इसलिए की गई है कि पूजा याचना के ऊपर वोट मांगने वाले, गाय पर तिलक लगा कर के वोट मांगने वाले, स्वच्छता का ढिंढोरा पीटने वाले, उनकी आंखें खुलें कि शिवना का पानी पीने लायक नहीं है। ये शिवना पर इतनी गंदगी हो रही है, इसके स्वच्छता के नाम से करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। ये जनता का पैसा है, ये भारत की जनता का पैसा है, तो इस पैसा को डकारे ने यहाँ लगाएं। और ये सनातन धर्म की पूजा करने का भारत के संतों को अधिकार है, भारत की जनता को अधिकार है। ये मंदसौर सनातन धर्म की नगरी पशुपतिनाथ के नाम से जानी जाती है। इसको बदनाम करने का काम न करें, इसे स्वच्छ करने का काम करें। शिवराज सिंह जी के लिए प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की गई? प्रार्थना ये की गई है कि वो धर्म के नाम पे पाखंड ना फैलाएं, इस शिवना को आकर के शुद्धिकरण करें। ज्योतिराज सिंधिया जनता के प्रतिनिधि बनते हैं। मैं आज उनसे भी कहना चाहता हूँ, इस शिवना की आचमनी करके तो देखें, वास्तु की स्थिति बताएं। और यही नहीं, मैं आज गौशालाएं भी घूम के आया हूँ, उसकी हकीकत पत्रिका वार्तालाप में रखूँगा पशुपतिनाथ के बाद में। अभी मेरी पत्रिका वार्तालाप होगी, उसमें सब कुछ रखूँगा। दी कैसे करेंगे भैया, ये लेटर है। प्रशासन जिससे दबाव में काम कर रहा हो, सन्यासी को डराने का धमकाने का काम, ये लेटर तो झूठ नहीं बोलेगा। बाबा पे 800 लोगों ने हमला मुरैना में कर दिया, तब नहीं दबा तो यहाँ कैसे दब जाएगा। ये बाबा बाबा है। पाप करें शिवराज, माफ क्यों करें महाराज। प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जनता का,
प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मंदसौर की जनता का, जो सनातन धर्म गुरु हूं, और सारे धर्म गुरुओं को आवाज भी उठाना चाहिए, बीजेपी के लोलो पुच्चो छोड़ करके। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे के 63 लाख के हिसाब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन व 17,500 रुपए नकद जब्त किए। तो इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। अनुराग सुजानिया के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा आईपीएल का सट्टा करते सटोरियों पर प्रभावी कार्यवाही की गई। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि 500 क्वार्टर टिगरिया में एक व्यक्ति आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहां कोतवाली पुलिस ने एक युवक बबलू को पकड़ा व उसके कब्जे से एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमत 17,500 रुपये नकद जब्त किए गए। आरोपी के मोबाइल में करीब 63 लाख के सट्टे का हिसाब मिला है। तो वहीं बबलू आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट पर हार जीत का दाव लगाता था। बबलू पूर्व में भी सट्टे के मामले में आरोपी रहा है। इस कारोबार के मुख्य कर्ताधर्ता नीमच में रहने वाला सचिन और प्रशांत है। सचिन व प्रशांत अब भी फरार हैं, जो सट्टे के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपीगण ऑनलाइन अवैध ऐप के जरिए सट्टा खिलवाते हैं और मास्टर आईडी रखकर आईडी बांटते हैं, जिनमें बैलेंस डलवाकर हार जीत के दाव लगाए जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए लेन देन किया जाता है। कल टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से हार जीत का दाव लगाकर आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खिला रहा है। उस सूचना पर 500 क्वार्टर टिगरिया में दबिश दी थी। जो बबलू पिता दशरथ सैनी, जो नागदा गली का रहने वाला है, वो मिला था और उसके पास एक मोबाइल मिला है जिसमें आईडी वर्किंग थी। 17,700 रुपये नकद मिले हैं और पूरे मोबाइल में लगभग 63,19,789 रुपये का उसका हिसाब किताब मिला है, जो इसी तरह के सट्टे में उसने उपयोग किया है। बबलू को खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके 2 साथी जिनके लिए वो काम करता है, सचिन सैनी नीमच और प्रशांत अग्रवाल नीमच, उनकी अभी कार्रवाई होना शेष है। अपराध में उनको शामिल किया गया। क्या कार्रवाई की गई सर इनको? सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आगे की क्या पूछताछ की जा रही है? आगे लिंक के बारे में जानकारी ली जा रही है, किस तरीके से वो लिंक लेकर के वो चलाते हैं, किस तरीके से आईडी का संचालन करते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और प्रयास ये है कि क्षेत्र में जहाँ कहीं भी क्रिकेट या आईपीएल का सट्टा हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। सर मंदसौर शहर में ऐसे भी कई लोग तरह पर नजर है सर। निरंतर हमने हमारे मुखबिरों को मामूर कर रखा है और पूर्व में भी विगत वर्ष इसी क्रिकेट के दौरान लगभग 5 से 6 कार्रवाइयाँ की गई थी और अभी भी उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व में जिनके खिलाफ मामले बने हैं उनके खिलाफ भी जानकारी ले रहे हैं कि वो वास्तव में अभी सक्रिय है या नहीं है। जैसे ही सूचना मिलती है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने नगर की बैंकों व एटीएम पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा संबंधित जानकारियां ली। एटीएम में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, अग्नि सुरक्षा से निपटने हेतु बैंकों में अग्निशामक यंत्रों की जांच एवं बैंक कर्मियों द्वारा उनका परिचालन की जानकारी ली एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन अनुपस्थित मिले। इस पर उप प्रबंधक गजेंद्र कुमार द्वारा बैंक की सुरक्षा व्यवस्थाओं से थाना प्रभारी को अवगत कराया। शाखा सहित एटीएम क्षेत्र में लगे 8 सीसीटीवी कैमरे में से एक भी कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्डिंग नहीं होने पर एवं बैंक स्टाफ द्वारा अग्निशमन यंत्र के प्रयोग के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करने पर थाना प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की एवं इस पर थाना प्रभारी के निर्देश पर आरक्षक संदीप खारोल को वहां उपस्थित बैंक कर्मियों एवं खाताधारकों को अग्निशमन यंत्र के उपयोग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इसी तरह नगर की बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य कई बैंकों के एटीएम में सुरक्षा कर्मी नहीं होने पर सभी बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा कर्मियों की सुनिश्चितता हेतु दिशा निर्देश दिए। वहीं सभी बैंकों के पार्किंग एरिया में उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया। कैसे करोगे? बताया नहीं सर हमको। अरे आग लगती मान लो अभी तो तुम ही हो, कैसे चलाओगे? संदीप का भी ले लो। संदीप वो कैमरा इनको देखो। कैसे चलाएंगे? चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम आकोदड़ा स्थित श्री कालिका मगरा माताजी मंदिर पर ग्राम सिमलिया हीरा के भक्तों द्वारा 201 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें सिमलिया हीरा सहित आसपास के भक्त भीषण गर्मी के बीच मां काली का मगरा माताजी मंदिर पहुंचे और मां कालिका को चुनर समर्पित की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम हर वर्ष मां कालिका के दरबार में चुनरी लाते हैं। पिछले दिनों कोविड-19 के चलते ये मेला नहीं हुआ था, जिसमें भक्तों में काफी उदासी थी,
लेकिन मां कालका के आशीर्वाद से एक बार फिर पुनः जो विशाल मेला लगा है उसमें हम इस चुनरी यात्रा को लाए हैं। वहीं सेमलिया हीरा से यात्रा निकालते हुए आकोदड़ा बस स्टैंड होते हुए मगरा माता मंदिर पहुंची, जहां पर आकर भक्तों ने जमकर स्वागत किया। बिल्कुल, माता रानी के यहाँ इस क्षेत्र के जो भी गांव है, 24-25 गांव जो भी लगे हुए हैं, माता रानी के यहाँ दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये लकवा की बीमारी वाले ऐसे कई लोग हैं जो माता रानी की आस्था से यहाँ बीमारी खत्म होती है, इसलिए आस्था रखते हैं। और ये तो पावन धरा है, इस धरा पे तो 11 लाख दीपदान जैसे ऐसे यज्ञ महायज्ञ हो गया था। आज गांव सेमलिया हीरा से सभी भक्तों द्वारा चुनरी यात्रा लाई गई है। ये सुख समृद्धि की जो कामना करते हैं हर वर्ष कि आसपास के जो 24 गांव हैं, जो भी दीन दुखी यहाँ आते हैं, उनके सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आसपास खुशहाली रहे, शांति रहे। सर, कितने मीटर चुनर यात्रा लाई गई? 201 मीटर चुनरी यात्रा लाई गई है। कोरोना काल के 2 साल बाद पिपलिया राव जी बर्डिया जागीर के तत्वाधान में चुनर यात्रा मां भादवा माता के लिए सुबह 7 बजे रवाना हुई। गांव के खाकर देव महाराज की यहां पूजा अर्चना कर भक्त मां के दरबार की ओर बढ़े। जगह जगह गांव में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महिला, पुरुष, युवक युवतियां और बच्चे बैंड बाजे और ढोल की थाप पर जमकर नृत्य कर आस्था प्रकट करते हुए नजर आए। रास्ते में भक्तों के लिए स्वल्पाहार और शीतल जल की व्यवस्था की गई। यात्रा भादवा माता पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर मां को 251 मीटर चुनर उड़ाई गई और आशीर्वाद लिया। भक्त माता का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे तो महिलाएं माता के मंगल गीत गा रही थी। यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन तैनात रहा। यात्रा के समापन पर प्रसादी का वितरण किया गया। भक्तों को भादवा माता से वापसी में गुर्जर बस संचालक द्वारा भक्तों को गंतव्य स्थान पर छोड़ा गया। वहीं स्वल्पाहार की व्यवस्था जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल और कंवरलाल मोरवाड़िया द्वारा व्यवस्था की गई।
मंदसौर से बीजेपी विधायक और भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने दिल्ली से डॉक्टर आनंद रॉय की गिरफ्तारी पर कांग्रेस प्रवक्ता और एडवोकेट विवेक तनखा के इस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें विवेक तनखा ने डॉक्टर आनंद रॉय की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डॉक्टर राय की गिरफ्तारी का तरीका गलत है। विधायक यशपाल सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही पोस्तादाना और धोलापाली को लेकर नया मसौदा तैयार कर रही है। आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी के साथ जल्द ही बैठक होने जा रही है। सीधी में पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की निंदा करते हुए विधायक और बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि अमानवीय व्यवहार किया है। पुलिस के मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। आरटीआई के तहत बच्चों के विद्यालय में प्रवेश को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर यशपाल सिसोदिया ने कहा कि नज़दीकी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश मिले, इसके लिए वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए, एक तो जो मंडियों में जो पोस्ता दाना बिकता है, उस पोस्ता दाने का धूलापाली भी निकलता है। उसको लेकर के 11 तारीख को आबकारी विभाग की और वाणिज्य कर विभाग की दीपाली रस्तोगी जो प्रमुख सचिव महोदया है, वो मंदसौर आ रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेगी। उसका मसौदा तैयार हो। मेरी जगदीश देवड़ा जी से भी बात हुई आज सुबह। उनका भी कहना था कि ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें निश्चित से जो एक तरह से मंडियों में जो पोस्ता दाना आता है, नहीं आता है, छननी लगती है, नहीं लगती है, उसको लेकर के, इसका धूला पानी विनिष्टीकरण को लेकर के, जलाने को लेकर के, नष्ट करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग मंदसौर, नीमच और जावरा के मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगणों की होने जा रही है। तो उसको लेकर के और किसानों को भाव ठीक मिले, मंडी में अगर माल आएगा तो बिकेगा तो राजस्व बढ़ेगा मंडी का। अगर आबकारी विभाग लाइसेंस देती है, कोई ठेका पद्धति करती है तो राजस्व बढ़ेगा आबकारी विभाग मध्य प्रदेश की सरकार का। इन सारी चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। देखने में आता है दादा, पोस्ता दाना जो है मतलब मंडी में नहीं जाता है, देखने में आता है कि बाजारों में ही वहाँ पर बिक जाता है। देखिए, इसीलिए इसको विनिष्टीकरण से जोड़ा गया है, इसी को इससे छन्ना लगाने के लिए जोड़ा गया है, इसी को इससे कैमरे की निगरानी रखी गई है, रखी जानी है। आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के देख रेख में मंडी परिसर के अंदर ही एक वेयर हाउस बनेगा और उस वेयर हाउस में चुनिंदा जिन व्यापारियों ने इसको क्रय किया है, बाहर इसकी खरीदी नहीं होगी, मंडी के अंदर इसकी खरीदी होगी। और जब मंडी के अंदर इसकी खरीदी होगी तो किसानों को वहीं के वहीं देकर के जिस प्रकार से छनना पर लगाते हैं, उसी प्रकार से पोस्ता दाने का भी धूला पानी को विनिष्टीकरण कर किए जाने को लेकर के एक मसौदा तैयार हुआ है। और उसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार की प्रमुख सचिव महोदया माननीय वित्त मंत्री जी के डिपार्टमेंट की है दीपाली रस्तोगी जी, वो आ रही जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। तो उसी बात को लेकर के चूंकि संज्ञान में आया था तो आपके साथ हम डिस्कस। बिल्कुल मेरे मन में है कि कोरोना के कालखंड में जो दिवंगत हुए हैं उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए प्राथमिकता पर केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल जाए, या जहाँ जिस मोहल्ले में वो रहते हैं अगर उस मोहल्ले के उन मोहल्लों में अगर CBSE स्कूल नहीं है या सरकारी स्कूल भी नहीं है और उनको संकुल के आधारित उसी मोहल्ले के किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि कोरोना के कालखंड में इसको शिथिल किया जाए ताकि उन बच्चों को अच्छे विद्यालयों में प्रवेश मिल जाए। अभी कालाखेत का कोई बच्चा है और वहाँ पर स्कूल नहीं है अगर निजी, और वो किसी CBSE स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, तो शिक्षा का जो अधिकार है RTE के अंतर्गत उनको कहीं न कहीं ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिए जाने के लिए नियमों को शिथिल करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सीधी में पत्रकारों को नंगा। देखिए, आनंद राय उनका नाम है और जिस प्रकार से वो विसल ब्लोअर का काम करते हैं, उसके करने के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD लक्ष्मण मरकाम जी के साथ जिस प्रकार से उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी, अनुसूचित जाति के का अपमान किया है और उसको लेकर के जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने भी उसको उनकी अपील को, उनकी दलील को खारिज किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर राय को निलंबित कर दिया। और ये जिस प्रकार से सामाजिक विद्वेषता फैलाने का काम कर रहे हैं, विसल ब्लोअर के नाम से जिस प्रकार से एजुकेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये कपिल सिब्बल जी जैसे व्यक्ति और विवेक तनखा जैसे लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, कई कार्यक्रमों में आते, जिस संगठन से इनका लेना देना नहीं है उन संगठनों की अगुवाई करते हैं। फिर चाहे नीमच जिले का मामला हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे इंदौर का हो, जगह जगह जिस प्रकार से इनकी कार्यकलाप है, उन कार्यकलापों को लेकर के आज जिस प्रकार से उनका हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से संज्ञान में लिया है और जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसी बात को लेकर के कहा है कि गिरफ्तारी का तरीका बहुत गलत है आपका। देखिए, तरीका कानूनन होता है, विवेक तनखा से निर्णय नहीं करवाया जा सकता है। विवेक तनखा तय नहीं करेंगे कि गिरफ्तारी का तरीका क्या होना चाहिए। अगर विवेक तनखा को इस बात की कोई आपत्ति है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगावे। अपराधी होगा उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, वकील तय करेगा क्या?
लेकिन इसी सूचना मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा जिनके खिलाफ अगर कोई अपराध हो गया है या जिनके खिलाफ किसी प्रकार की मानवीय प्रताड़ना की गई है, सरकार हमेशा साथ खड़ी है। और ये मामला चूँकि रात को ही प्रकाश में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान में लिया। उसी क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कटनी में थे और रीवा में घटना घटी और कल जब उनके संज्ञान में आया तो अधिकारियों को निलंबित भी किया है। अभी ये विषय कहाँ से उद्भूत हुआ है, क्या धाराएं लगी और किन कारणों से पत्रकारों के साथ इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया है, मैं तो उसकी भर्त्सना भी करूँगा, लेकिन उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना निश्चित से प्रकट होगी। और पुलिस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से पत्रकारों को थाने में बंद करके जिस प्रकार से नग्न किया और अर्धनग्न किया है, इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित से गंभीर हैं। अब देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाचे कूदे बांद्रा ने खीर खाए फकीर, ये कांग्रेस के लोग सारी घटनाक्रम जब पूरा हो जाता है उसके बाद आकर के श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस को भी एक हफ्ते पहले मालूम पड़ गया था कि मोहनीमच मार्ग की सफाई शुरू हो गई है, मंदसौर सिटी पोर्शन का, कॉलेज रोड का, तो श्रीकोल के सामने टेंट लगा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। 2 दिन बाद काम शुरू हो ही गया था, हो ही रहा था, सफाई देखी उन्होंने कि सड़क की सफाई हो रही है और उन्होंने काम शुरू कर दिया, टेंट लगा दिया। इसी प्रकार से कल मिड इंडिया के फाटक पर भी मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि 15 महीने की आपकी सरकार में कितनी बार आप गए कमलनाथ जी के पास, कितना पैसा का पैकेज लाए? हम 7.5-8 करोड़ रुपए का पैकेज लाए। यहाँ तक कि नगर पालिका की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से हमने 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवा दी। मध्य प्रदेश सरकार को हमने कहा कि इसमें थोड़ा सा शिथिल करें आप। नगर पालिका का जो हमारा संचित निधि है, उस संचित निधि से हमने 1 करोड़ रुपए दिलवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे मैंने। तो 3.5 करोड़ रुपए की जो जुगाड़ हमने स्टेट गवर्नमेंट से करी है और 3.5 करोड़ की केंद्र सरकार के रेलवे बजट में समावित हुआ। तो कांग्रेस का क्या काम? माला पहनने का काम, बाकी तो कोई काम नहीं है। कलयुग के देवता श्री खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण मल्हारगढ़ में चल रहा है। वहीं भक्तजनों, समाज सेवियों द्वारा मंदिर निर्माण में भरपूर सहयोग किया जा रहा है। मुंदेड़ी के समाज सेवी श्री कृष्णपाल सिंह जी शक्तावत हर एक मामले में आगे रहते हैं। जब जब भी समाज को इनके सहयोग की आवश्यकता होती है, ये तन मन धन से सहयोग देते हैं। बालिकाओं के विवाह में सिलाई मशीन देना, समाजजन द्वारा धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं से जुड़ा कोई भी आयोजन हो, इनका भरपूर सहयोग मिलता है। कृष्णपाल सिंह जी शक्तावत द्वारा मल्हारगढ़ में बन रहे श्री खाटू श्याम जी मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 की राशि मंदिर निर्माण समिति के श्याम प्रेमियों को भेंट की गई। सभी श्याम प्रेमियों द्वारा उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। मल्हारगढ़ के लगदाता और शीश के दानी श्री खाटू श्याम बाबा का मल्हारगढ़ में भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है, जिसमें दानदाता हिस्सा ले रहे हैं और दान राशि भेंट कर रहे हैं। कल श्री कृष्णपाल सिंह जी शक्तावत ठिकाना मुंदेड़ी ने 1,11,000 की राशि भेंट की थी। आज बबलू भाई राठौर मिस्त्री ने 51,000 की राशि मंदिर निर्माण में भेंट की। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं का मंदिर निर्माण समिति ने आभार व्यक्त किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मल्हारगढ़ के गांव दौरबाड़ा व तुर्किया के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास किसी कारणवश भयंकर आग फैल गई। क्षेत्रीय किसानों की माने तो खेत के पास लगे डीपी पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग फैली। वहीं देखते ही देखते आग कई खेतों में फैल गई। आसपास के कई किसानों का गेहूं का भूसा जल गया, जिससे कई किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के एरिया में छोटे मोटे सैकड़ों पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसान व राहगीरों ने मिलकर प्रशासन को जानकारी दी। जानकारी मिलने के कुछ देर बाद नारायणगढ़ 100 डायल भी मौके पर पहुंची। वहीं 2 फायर ब्रिगेड भी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। एक किसान का भूसा भी फायर ब्रिगेड की मदद से बचा है। आसपास के किसानों ने भी आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्कत की। आखिरकार फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुष्पा देख ले। हाँ? बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। शुक्रवार प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम नवमी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा नीमच के दशहरा मैदान में प्राकट्य उत्सव को भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है।
इन तैयारियों और आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी उत्सव में सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। ये उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 11 स्थानों के लिए इसका चयन किया गया है, जिनमें नीमच भी एक है। इस दौरान सभी ने अपने सुझाव व्यक्त किए और उन्हीं के आधार पर आगे कार्य योजना बनाकर इस उत्सव के आयोजन को सफल बनाया जाएगा। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एटीएम सुश्री नेहा मीणा, एसडीएम ममता खेड़े, विभिन्न विभागों के आला अधिकारी व सामाजिक राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये संस्कृति विभाग से नीमच जिले में कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है और प्रदेश में केवल 11 जिलों में कार्यक्रम हो रहा था और अपने जिले में भी इसका। तो इसमें क्योंकि कोई टारगेट नहीं है अपना भीड़ बुलाने का, सभी समाज जुड़ के जो मन से और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग शामिल हो सके, उन सबको शामिल किया जा सके, इसीलिए बैठक सब समाज की है। सर, नीमच की जनता से क्या अपील करना चाहिए इस कार्यक्रम के लेकर? नीमच की जनता और सभी पूरे जिले से सभी के लिए यही अपील है कि जो लोग आना चाहते हैं, इसमें आनंद लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आए और 10 तारीख को दशहरा मैदान में कार्यक्रम किया जाएगा 7 बजे से। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और संस्कृति और पर्यटन मंत्री हमारी सुश्री उषा ठाकुर जी को, जो उन्होंने 10 स्थान पर संस्कृति विभाग द्वारा जो कार्यक्रम तय किया है उसमें प्राकट्य उत्सव का कार्यक्रम यहाँ दिया है और उस प्राकट्य उत्सव में 3-4 तरह के कार्यक्रम होंगे। उस कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आज यहाँ बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में सभी क्लबों के, समाजों के प्रमुख को बुलाया था और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको भव्य रूप देंगे। निश्चित ही संस्कृति विभाग द्वारा एक अद्भुत कार्यक्रम किया गया है। पहले पुराने समय में हम देखते थे कई जगह रामलीलाएं चलती थी, कई जगह तेजाजी के खेल चलते थे और आजकल नई पीढ़ी को ये सब कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं। तो संस्कृति विभाग ने एक अवसर दिया है नीमच को, तो मैं नीमच का यहाँ का सेवक होने के नाते जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि ये प्राकट्य उत्सव, राम जी के प्राकट्य उत्सव कार्यक्रम में रामनवमी के दिन दशहरा मैदान अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार सहित पधारे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाए। पुनः आज की बैठक में जो लोग आए थे उनने भी पूरा, किसी ने कहा हम कलश यात्रा लेके आएंगे, किसी ने कहा हम झंडे लेके आएंगे, किसी ने अलग अलग सुझाव सब संगठनों के आए हैं। निश्चित ही यह कार्यक्रम अच्छा भव्य होगा, तो आने वाले समय में संस्कृति और पर्यटन विभाग से हमें और कार्यक्रम मिलेंगे। निश्चित इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि घर में पीले चावल बांटे, लोगों को निमंत्रण दे, ये हम कार्ड ईट के माध्यम से भी भेजने का काम करेंगे। यह कार्यक्रम प्रभु का है और उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। हम चाहते हैं रामराज की कल्पना हो तो हमारे यह कार्यक्रम बढ़िया भव्य हो। पुनः सबको बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रवार प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश विकास समिति गणेश नगर नीमच के द्वारा सकोरों का वितरण इंदिरा नगर में किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने 150 से अधिक सकोरों का वितरण आमजनों को किया। इन सकोरों के वितरण का मुख्य उद्देश्य गर्मी के दिनों में बेजुबान पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध हो सके। गर्मी के दौरान पक्षियों को प्रतिदिन जल उपलब्ध हो, इस पुनीत उद्देश्य से ये सकोरे वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर गणपति विकास समिति के अध्यक्ष KPS झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी इसी तरह के सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों को गणेश विकास समिति द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मनीष चांद्रा, प्रदीप शिंदे सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे क्राउन सिटी शगुन रेसिडेंसी और गणपति नगर की ओर से गणेश विकास समिति, गणपति विकास समिति जो है उनके तरफ सकोरे वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि इस बार गर्मी बहुत जल्दी आई और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे गणपति विकास समिति के जो एक्टिव सदस्य हैं, आदरणीय बैरागी जी, आदरणीय मनीष जी, चांदना जी, वैभव जी एवं पंडित जी तथा हमारे शर्मा जी, सब ने मिलकर एक सहयोग सभी की ओर से इन्होंने एक प्रस्ताव रखा और सभी ने उस प्रस्ताव को बड़ा महत्व दिया और उसी आधार पर जो है आज सकोरा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि कोई भी पशु पक्षी जो है इस धूप में, इस भरी गर्मी में प्यासा न रहे और प्यास की वजह से उसकी जान न जाए, उसके लिए विशेष तौर पर सकोरा कार्यक्रम का आयोजन रखा। आज लगभग कितने सकोरे वितरण किए? लगभग 150 से 200 सकोरे का वितरण कार्यक्रम आज रखा गया है तथा भविष्य में इस प्रकार की योजना समिति द्वारा और भी बनाई जा रही है, जो हम आगे चलकर इसका क्रियान्वयन करेंगे। शुक्रवार को पोरवाल समाज नीमच के द्वारा भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से नीमच जिला चिकित्सालय के बाहर जल मंदिर की स्थापना की गई।
जिसका शुभारंभ नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, बंसीलाल धनोतिया, प्रकाश मंडवारिया के द्वारा किया गया, जिन्होंने भीषण गर्मी में इस सुविधा का आम आदमी को लाभ हो ये बात कही। इस अवसर पर अखिल भारतीय पोरवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, नरेंद्र पोरवाल, अजय भटनागर, प्रवीण अरोंदेकर सहित बड़ी संख्या में पोरवाल समाज के वरिष्ठ जन व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पोरवाल समाज समिति नीमच के सभी सम्माननीय दानदाताओं के सहयोग से भीषण गर्मी को देखते हुए जली जीवन है इस नारे को लेकर आज पोरवाल समाज द्वारा एक पेय का शुभारंभ सभी वरिष्ठ जनों के उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी जैन पप्पू भैया और हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी मंडवारिया, कोषाध्यक्ष जी नंदकिशोर जी रत्नावत एवं हमारे सबके वरिष्ठ बंसीलाल जी धनोतिया की उपस्थिति में आज फीता काटकर विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया गया है और इसको प्रतिदिन जो भरने का काम होगा वो हम सबके वरिष्ठ ओम जी के कुशल नेतृत्व में इसको प्रतिदिन भरी जाएगी। इनका भी हम पोरवाल समाज समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रवार को नीमच जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन A.K. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों नीमच जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या कुछ बढ़ गई है, जिसकी मुख्य वजह मौसम परिवर्तन है। गर्मी बढ़ने की वजह से पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के साथ सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज भी जिला चिकित्सालय में आ रहे हैं। कुछ मरीज जो किसी कार्यों के चलते अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं करवा रहे थे, वह भी अब काम निपटने के बाद आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने गर्मी के मद्देनजर सावधानी बरतने और धूप में ना निकलने की हिदायत भी दी। अभी अपने यहाँ पर जो बीमार लोग हैं वो सर्दी, खांसी और बुखार के ज़्यादा हैं। बुखार के अंदर लू लगने का तो अभी कोई केसेस ऐसे आए नहीं है, परंतु फिर भी जो धूप गर्मी में ज़्यादा घूमते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण बुखार आना संभव होता है। उस तरह के लोग बाग आ रहे हैं। अच्छा, मच्छरों का प्रकोप भी सुबह शाम के टाइम पे बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से भी मलेरिया के अभी केसेस तो डिटेक्ट ज़्यादा नहीं हुए हैं, परंतु और दूसरे डिसीज़ के जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उसके भी आने शुरू हो गए। तो मेडिसिन में आपने देखा ही है। दूसरा, जो पुराने लोग हैं बीमारी से ग्रसित, वो लोग भी अब चूँकि खेतों खलिहानों का काम निपट चुका है तो वो अपने उपचार की ओर ध्यान भी दे रहे हैं। दिन भर वो लोग थक रहे, वो भी बिगड़ा हुआ है, तो पेट की बीमारियां भी इसके अंदर जो है बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि पेट की बीमारियां, बुखार और सर्दी, खांसी, इसके मरीज जो है अभी फिलहाल ज़्यादा आ रहे हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? धूप गर्मी के लिए तो अपने को ये है कि जब धूप गर्मी पीक के ऊपर हो तो अपने को ठंडी छाँव में बैठे या अपने घर में बैठे पीने का पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। लस्सी है या फिर शिकंजी है, नींबू पानी है, इसका सेवन करके अपने शरीर के अंदर जो मात्रा लवण की है और पानी की है उसकी पूर्ति अपन इससे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि धूप गर्मी में ज़्यादा अपन न निकलें तो बेहतर है। सुबह शाम अपन पूरे कपड़े पहने और खेत खलिहान के अंदर अगर यदि काम करते हैं सुबह शाम अपना काम निपटा लें। दोपहर के टाइम पे आराम करने का रहता है। रमज़ान के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो खाने का सिस्टम है इसके साथ में पानी ज़रूरी होता, तो सुबह शाम जो है पानी की मात्रा वो बराबर कर लें और हल्का खाना अगर लें तो बेहतर है। शुक्रवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी N.K. दिवाकर ने शहर के विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद खाद्य सामग्री के स्टॉक की जानकारी ली। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नियमित रूप से मिलने वाले राशन के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न अलग से हितग्राहियों को दिया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए सेक्टर और नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। सरकार के निर्देश है कि 7 तारीख को सभी दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाकर राशन वितरण किया जाए। अभी जो है सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना को विस्तार किया है। इसके तहत क्या है, रेगुलर जो राशन मिलता था उसके अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न PM का योजना का निःशुल्क हितग्राहियों को उपलब्ध मिला। तो
उसके लिए सभी दुकानों पर नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं, सेक्टर अधिकारी लगाए हुए हैं। उसी के तहत हमको भी 10 दुकानें मिली थी, उनको हमने निरीक्षण किया है और राशन का वितरण नोडल अधिकारी के हिसाब से किया जा रहा है। सर, आपके द्वारा कहा गया है कि वो प्रतिशत कितना आज जो निरीक्षण करना है? सर, मतलब शासन के निर्देश है अधिक से अधिक वितरण हो, इसके तहत हम लोगों ने रखा है कि जिले में 10% जो है टोटल हितग्राहियों का वितरण आज किया जाए और उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। माहेश्वरी समाज नीमच के समाज जन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विगत दिनों महाराष्ट्र के नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी संजय बियानी की निर्मम हत्या के विरोध में एक ज्ञापन दिया और इसके विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान समाज जनों ने घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से समाज जनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने लिया। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के तरुण बाहेती, ओम प्रकाश काबरा, माहेश्वरी समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश डागा सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। घटना को लेकर माहेश्वरी समाज में काफी आक्रोश है। कहीं किसी रोज को प्रकट करने के लिए नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से माहेश्वरी समाज के लोग ज्ञापन देने पहुंचे। जो माहेश्वरी समाज नांदेड़ के भामाशाह श्री बियानी जी की हत्या, निर्मम हत्या कुछ अपराधी तत्वों ने करी है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। माहेश्वरी समाज जिला नीमच द्वारा माहेश्वरी समाज नीमच एवं जिला युवा संगठन द्वारा एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम का दिया गया है। उसमें हम मांग करते हैं कि अपराधी तत्वों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी हम सब माहेश्वरी समाज जन मांग करते हैं। शुक्रवार को नीमच जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय तथा ट्रॉमा सेंटर के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापक स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ इत्यादि संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए व स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और 14 तारीख से इसके अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल फ्रूट का वितरण कर आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया गया था और आज अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आवास योजना के लाभार्थियों के साथ भेंट करी जाएगी और उनका सम्मान कर उनसे पूछा जाएगा कि आपके जो भी राशि है वो पूरी आ गई है नहीं है और किस तरह का लाभ उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, इस तरह की जानकारी। 14 तारीख को बड़ा आयोजन किस प्रकार से जो है होगा? 14 तारीख को प्रतिवर्ष अनुसार भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर अम्बेडकर जयंती बनाई जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा पर एक दिन पूर्व उनके साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा और अम्बेडकर जयंती के दिन जिला कार्यालय तपोभूमि पर अम्बेडकर जयंती का आयोजन होगा और शाम के समय वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अम्बेडकर जयंती का सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमने मरीजों के बीच आके फल वितरण किया है। थोड़ा जोर से फल वितरण किए हैं और इसमें आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है नीमच शहर और पूरे भारत को, उसके बारे में भी हमने लोगों को अवगत कराया ताकि उससे और लोगों को फ़ायदा मिल सके और लोगों से हमने फीडबैक लिया कि आपको सही से व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अम्बेडकर सप्ताह कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये 4 तारीख से अभी शुरुआत हुई है, 11 तारीख तक। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण सम्मिलित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने जिला सैनिक बोर्ड के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार विवेक कुमार गुप्ता को दिया, जिसमें मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा हाल ही में जारी प्रथम चरण में भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा में चयनित नहीं किया है, उन्हें नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय श्रेणी में 10% व चतुर्थ श्रेणी में 20% आरक्षित पदों पर नियुक्त हेतु प्रावधान है, मगर वर्तमान में आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि विगत समय से आरक्षण मिलता आ रहा है। ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान समय आगामी भर्ती प्रक्रिया पूर्ववत हो और आगे सभी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए और आरक्षण दिया जाए। कि 1985 में
सेना के लिए जो नियम बने थे वो लगातार 2017 तक चलते आए। वर्तमान में 2020 के अंदर इसके अंदर लाइन दे करके सैनिकों का जो कोटा था उसको आम लोगों की तरह कर दिया, जबकि सेना का कोटा अलग ही होता है। 5%, 10%, 20% इनका कोटा होता है, उसमें हर तरह का आरक्षण मिलता है। इसलिए सरकार ने या तो कोई अधिकारी या कोई भी है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी सेना को जो मिलना चाहिए अधिकार वो उसको मिलना चाहिए और देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो सेना में रहने के बाद में 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी करने के बाद अगर वो दोबारा नौकरी करता है और आज के 16 साल के 18 साल के लड़कों से उसके बराबर कंपटीशन कराएंगे तो फिर आरक्षण की क्या ज़रूरत है। और अगर आरक्षण दिया है तो आरक्षण पुनः मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए, अन्य प्रांतों में भी लागू है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा। इसलिए मध्य प्रदेश में भी सैनिकों के लिए जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए, ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मांग है और इसके लिए हम अखिल भारतीय स्तर पर भी ये उठाएंगे। और मध्य प्रदेश में भी हमने जो कार्यकर्ता उन्होंने ज्ञापन दिया है सीएम को और सब। परिषद का एक छोटा सा एक सिपाही हूँ और आज आने वाले समय में और जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है पीईबी और पीएचक्यू की तरफ से 10% आरक्षण जो आज तक 1985 से लेकर आज तक जो हमको आरक्षण मिलता गया है, एक नियम के तहत इन्होंने हमको ख़त्म करने की योजना के तहत इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज 2017 से लेकर 2020 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते आए हैं उसमें पूर्व सैनिकों को या एक्स मैनों को 10% आरक्षण मिलता था और हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट के तहत जो आरक्षण मिलता था उन्होंने हॉरिजॉन्टल ओवरहाल के तहत इन्होंने ये आरक्षण ख़त्म कर दिया है। बिना सूचित करे, बिना किसी को बताए, अपने ऑफिस में बैठ के इन्होंने कागज़ पे कलम चलाया और इसके तहत कर दिया और इसका आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि पूर्व सैनिक समिति की तरफ से, परिषद की तरफ से ज़्यादा सैनिक भोपाल भी इकट्ठा हुए हैं। भोपाल में गृह मंत्री से भी मिले हैं, पीएचक्यू से भी मुलाकात करी है, वहाँ पे भी आवेदन दिया है और पीईबी में भी दिया है और वहाँ से किसी को संतुष्टि कोई जवाब नहीं दिया है। एक नियम चेंज कर देते हैं, बोले आपको आरक्षण जनरल फाइट करनी पड़ेगी। उनका ये मानना है कि हम 17 साल 20 साल सर्विस करने के बाद ये चाहते हैं कि हम जनरल कैटेगरी में लड़कों के साथ जो जनरल फाइट कर रहे हैं, जो 20 साल 22 साल की उम्र में पढ़ाई करते हैं, इनमें से हमारे बच्चे इतने साल के, और ये चाहते हैं कि हम उनके साथ 80 नंबर लेके आए, 75 नंबर लेके आए, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते जब तक वहाँ पहुँचेंगे फिर से ये कोई नियम चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे 72 नंबर भी आए फौजियों के, हमारे साबिर भाई के 63 नंबर है, फिर भी उन्होंने इनको कहीं से कहीं तक इनको पॉइंट नंबर नहीं दी। और नहीं 601 वैकेंसी में 3000 कैंडिडेट पास करने थे, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक भी पूर्व सैनिक पास नहीं हुआ। तो मंशा यहाँ से जाहिर होती है, सरकार की मंशा ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं फौजियों को पास नहीं करना है और ना ही उनको सरकारी वैकेंसी में कहीं नौकरी देनी है। अभी आने वाली जो वैकेंसी है, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो किसी भी संस्था की हो, चाहे एमपी पुलिस की, फिर से सिपाहियों की भर्ती आ रही है, एसआई की भर्ती आ रही है, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो हमको वापस आरक्षण देकर उनमें भर्ती करा जाए। क्या चाहता है परिषद? परिषद यही चाहता है कि यह आरक्षण जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये जो नियम चेंज हुए हैं कागजों में उसको बदली किया जाए और जैसा यथावत 2017-2020 इससे पहले भी जो भर्ती होते आई है उसके तहत वो भर्ती करें और हमको जो हमारा आरक्षण मिलता आया है उसको मिलता है। शुक्रवार को नीमच जिला शिक्षा अधिकारी CK शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में लगातार भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिले के सभी स्कूलों में दोपहर 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद कोई भी स्कूल संचालित नहीं होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मी के मद्देनजर स्कूलों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि भीषण गर्मी है जिसमें बच्चों को काफ़ी असुविधा हो रही है। बच्चों के गर्मी में बीमार होने की संभावना भी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को इस संबंध में नोटशीट पेश की है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अब जिले के सभी स्कूलों में दोपहर 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, जिससे भीषण गर्मी से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी और गर्मी के प्रकोप से वे बच सकेंगे। हाँ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, ऐसे में हर तरफ से बात आ रही थी कि बच्चों के लिए परेशानी और स्वास्थ्य के लिए परेशानी हो सकती है। इसको देखते हुए कलेक्टर साहब को नोटशीट प्रस्तुत की गई थी, तो उन्होंने जो है 12:30 तक का समय स्कूलों के लिए नियत किया। इसके बाद कोई भी स्कूल गर्मी के समय में संचालित नहीं है। सीधी जिले में विधायक कैलाश शुक्ला के इशारे पर थाना प्रभारी व सहयोगियों द्वारा पत्रकारों के साथ की गई घटना व अर्धनग्न कर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की घटना के बाद देश भर में पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है। वहीं आज शुक्रवार को मनासा प्रेस क्लब ने घटना का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम SDM पवन बारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सीधी पुलिस अधीक्षक ने घटना के बाद थाना प्रभारी व सहयोगी को निलंबित न करते हुए सिर्फ लाइन हासिल कर दिया,
जबकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल व इस तरह से पत्रकारों के साथ घटना करने वाले थाना प्रभारी व सहयोगी पर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध करना चाहिए। साथ ही विधायक पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। ज्ञापन के दौरान मनासा प्रेस क्लब के कई साथी पत्रकार मौजूद रहे तथा उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यह कि इस घटना के बाद से संपूर्ण प्रदेश का मीडिया जगत आहत हुआ है। क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश में लोकतंत्र का नए जंगल राज व्याप्त है, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस प्रकार की शर्मनाक घटना आपके जिम्मेदार विधायक और पुलिस अधिकारी द्वारा मिलकर की है। आपके द्वारा पिछले दिनों एक बयान दिया गया था कि पत्रकारों को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर उनको जेल भेजने और 50,000 का जुर्माना किया जाएगा। उक्त घटना की जानकारी जो मीडिया में चली तो श्रीमान के द्वारा इसमें त्वरित संज्ञान लिया गया, किंतु सीधी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी व उसके सहयोगी को निलंबित नहीं करते हुए मात्र लाइन हाजिरी कर पिटीशन कर ली। जबकि थाना प्रभारी व सहयोगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो शेयर करने की धाराओं में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना था। साथ ही विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए थी। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से प्रेस क्लब मनासा आपसे यह मांग करता है कि संपूर्ण घटना पर तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाए। तो या तो इसको भेजो तो उनको रिपोर्ट चेक करो। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स।